नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और नए आईपीओ के साथ आपके सामने आए हैं जो कि एसएमई कैटेगरी का है, यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का। मेन बोर्ड नहीं है ये। तो आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ये आईपीओ है। बेसिकली ये कंपनी काम करती है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बनाने में, और आप देखेंगे जो कि फोटोज़ में आपको दिख रहे हैं, एपीसी पैनल एंड की कंपोनेंट बनाती है ये कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है। एमसीसी, पीसीसी, वीडीएफ पैनल्स बनाती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगाए होते हैं, और यूनिवर्सल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो बनाती है। डीसी, यूपीएस एंड पावर सप्लाई के भी इंस्ट्रूमेंट यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो बात करते हैं आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई आईपीओ। बेसिकली ये एसएमई एक आईपीओ है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो ये जुलाई 2008 में फाउंडेड हुई थी कंपनी आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और स्विच बोर्ड हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, वैक्यूम कंट्रोलर हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो सारी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है कंपनी का। वहीं अगर हम देखें तो कंपनी जो है, कंपनी के जो प्रोडक्ट सेगमेंट को देखते हैं तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे ये करती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग। बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में जो इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है वो सीटीपीटी है, मीटर यूनिट्स है, क्यूब्स ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल्स होते हैं, उसके बाद फिक्स बैंक मोटर कंट्रोलर होते हैं, पावर कंट्रोलर सेंटर होते हैं, वाइबर फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है, पैनल होते हैं, स्विचेस होते हैं, वैक्यूम कंट्रोलर होते हैं। कंपनी इज़ ऑल्सो ऑफरिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और आप देख सकते हैं स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, AMI, इस पर भी काम करती है। तो ये काफ़ी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट सर्विसेज फॉर टर्नकी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो होते हैं उस टाइप पे काम करती है। वहीं दोस्तों बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो उसमें आपको देखिएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी एमईएस इसके साथ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, कोल इंडिया है, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, बड़े बड़े नाम आपको दिग्गज दिखेंगे। लेस्टन एंड टब्रो है यानी एलएनटी है, नैल्को है, एबीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है, हिताची एनर्जी है इसके साथ, टाटा पावर है इसके साथ, जिंदल स्टील है इसके साथ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके साथ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके साथ, और इलेक्ट्रिक स्टील लिमिटेड है इसके साथ। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम, टाटा पावर, नॉर्दर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो ये काफ़ी बड़े बड़े जो है इसके क्लाइंट बेस हैं, यानी क्लाइंट सेगमेंट जो है इस कंपनी का काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से देखेंगे अदानी ग्रुप है इसमें, देखेंगे आप कॉपर लिमिटेड अदानी ग्रुप का जो है वो भी इसके साथ है, स्टील, टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोस्तों वो इस समय सतपुर नासिक में है, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें 30 जून 2023 तक तो कंपनी के पास 62 परमानेंट एम्प्लॉइज थे और 387 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं कंपनी के पास, पेड ऑन डेली बेसिस। तो जिनको की जो 387 है उनको डेली बेसिस पे कंपनी पे करती है, जो परमानेंट एम्प्लॉई वो 62 है। वहीं कंपनी के इशू साइज़ की बात करें तो कंपनी का टोटल इशू साइज़ जो है वो 27 करोड़ के लगभग का है, नहीं 27.5 करोड़ है, 27.49 है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें कंपनी 49.98 लाख शेयर ऑफर कर रही है, जो कि टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, क्योंकि अगर फ्रेश इशू होता है तो वो कंपनी की ग्रोथ के पर्पज़ से एक्सपेंसिस किया जाता है, नहीं प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग नहीं डायल्यूट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो है कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगने वाला है। अभी बात कर लेते हैं इसके डेट्स की। तो 27 सितंबर यानी कि आज से आपको ये ओपन होता दिखेगा, 27 दिसंबर सॉरी, और 29 दिसंबर तक चलेगा। तो आज 27 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। 10 रुपये पर शेयर रखा गया है, 52 रुपये से 55 रुपये इसका वैल्यू रखा गया है, और वहीं 2000 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। तो 27 करोड़ के लगभग का इसका टोटल इशू साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा 27 करोड़ फ्रेश इशू लिस्टेड होगा NSE SME पे। वहीं अगर इसके लॉट साइज़ की बात करें तो 2000 शेयर का लॉट होने जा रहा है, जो कि उसके देयरफॉर मल्टीपल पे होगा। अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी में सिर्फ एक ही लॉट मैक्सिमम और मिनिमम में एक ही अप्लाई कर सकते हैं, जहां 2000 शेयर आपको मिलेंगे और 1,10,000 रुपये आपको पे करने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट आपको अप्लाई करने होते हैं, जहाँ 4000 शेयर मिलेंगे, 2,20,000 देने हैं। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें या फिर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो हम लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी क्या कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है इसका डिक्रीज ट्रेंड में गया है दोस्तों, लास्ट 2 ईयर्स में 10% माइनस में गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 20% प्लस में गया है, और ये रिपोर्ट है 2022 और 2023 की। तो जहां कंपनी ने रेवेन्यू में डिक्रीजिंग ट्रेंड में गई है 10%, लगभग 10% के लगभग, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी 20% लगभग प्लस में गई है। तो ये लास्ट 2 ईयर्स का
चार्ट शेयर हो रहा है, जहाँ की 2023 और 24 दिख रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर 3 फाइनेंशियल ईयर देखते हैं 21, 22, 23 में क्या रहा, और एक क्वार्टर है जो 2023 का है वो भी हम देख लेते हैं। सारे फिगर्स जो हैं लाख में, हम उनको करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एसेट की बात करें तो 55 करोड़ के लगभग है, वहीं रेवेन्यू 10 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ के लगभग है, वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 20 करोड़ है, रिजर्व और सरप्लस कंपनी में 7 करोड़ के लगभग है, और 17 करोड़ के लगभग कंपनी में बोरिंग है। तो बोरिंग्स पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की, तो 2021 में कंपनी पे 37 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ के 38 करोड़ के लगभग 22 में हो गए, और 23 में बढ़ के वो 47 करोड़ हो गए। तो 22 से 23 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने एसेट में दी है। रेवेन्यू की इसकी बात करें तो 74 करोड़ के लगभग 21 में थे, जो कि घट के 52 करोड़ के लगभग हो गए, जैसा कि हमने भी बताया था। रेवेन्यू में कंपनी ने घटे हैं, और 23 में घट के और 46 करोड़ पे पहुंच गए। तो यानी कि आप देख रहे होंगे 74 करोड़ से घट के 46 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीबन 3 करोड़ 92 लाख थे 21 में, 22 में घट के हो गए 2 करोड़ 40 लाख, और 23 में फिर बढ़ के 2 करोड़ 90 लाख पे पहुंच गए। लेकिन अभी भी इनने 2021 वाला रिकॉर्ड अपना नहीं तोड़ा है, जहां कंपनी ने 3 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट किया था। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट में भी कंपनी जिगजैग कर रही है, और रेवेन्यू में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर से कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी चल रही है रेवेन्यू पार्ट पे। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ एक ही साल प्रॉफिट में अच्छा दिया है, पर लास्ट 2 साल में जिगजैग परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की, 21-22 में स्पेशली। वहीं अगर हम बात करते हैं नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ अगर देखेंगे तो 10 करोड़ थी 2021 में, 22 में बढ़ के हो गई 13 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गई 15 करोड़। तो नेटवर्थ में कंपनी ने अपना इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है ईयर बाई ईयर। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो वो भी कंपनी पे अच्छे दिख रहे हैं। अगर देखेंगे तो पहले साल 8 करोड़ के लगभग थे रिजर्व 21 में, 22 में बढ़ के हो गए 11 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गए 14 करोड़। तो रिजर्व कंपनी ने काम कर रही है, लेकिन अभी हम देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में तो 7 करोड़ के रिजर्व कंपनी पे अभी हैं। बोरिंग ट्रेंड जो है कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं इंडिकेशन देता है, रेड फ्लैग इंडिकेट करता है। जहां बोरिंग 8 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हुई 22 में, 23 में बढ़ के हो गई 15 करोड़, और आज की डेट में 17 करोड़ है। तो तकरीबन कंपनी पे अगर डेप्थ की बात करें तो 17 करोड़ के लगभग डेप्थ है, जबकि उसके एवज में अगर कंपनी पे रिजर्व की बात करें तो केवल 7 करोड़ है। तो काफ़ी बड़ा डेप्थ है कंपनी पे। तो ये कंसर्न एरिया बनता है। लेकिन रिजर्व भी कंपनी ने अपने पास 7 करोड़ के लगभग के रखा है, पर ये बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है जो कि कंपनी अपना डेप्थ को फुलफिल कर पाए। तो ये एक बहुत ही हाई फ्लैग होता है, जो कि कंसर्न एरिया है बोरिंग या फिर डेप्थ पीस को, जहाँ की कंपनी को इंक्रीजिंग ट्रेंड में डे बाई डे चल रहा है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा और फेथ होता है कि कंपनी अपना बोरिंग्स को रिड्यूस कर रही है, उस पर फोकस कर रही है। एक तो कंपनी का जो है एसेट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, और दूसरी बात करें तो बोरिंग जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये दोनों ही जो है कंपनी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। एसेट कंपनी का अच्छा है, रेवेन्यू की हम बात करें तो वहाँ हम अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जिगजैग है, तो एवरेज के लगभग हम इसमें दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रेवेन्यू जो है कंपनी के 74 करोड़ से घट के 46 करोड़ पे आ गए। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3 करोड़ से घट के आज की डेट में 2 करोड़ के लगभग चल रहा है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी है, जहां की 10 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा, 8 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ के लगभग जा चुके हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बोलते हैं? कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 101 करोड़ के लगभग है। पी जो है 24 का है, तो काफ़ी हाई पी पे मुझे लग रहा है कि वेरी हाई पी इसका है। पोस्ट इश्यूएंस के बाद भी इसका पी काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि 35 के लगभग का हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो वो भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। मार्केट कैप जो है बहुत छोटी है, तो ये माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। 101 करोड़ की होने जा रही है। ROC ठीक ठाक है, 18% के लगभग है, 15 से ऊपर थोड़ा ठीक ठाक मानते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी। और वहीं ROCE की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो करीबन 23% के लगभग है। काफ़ी अच्छा है वो भी, क्योंकि 15 से ऊपर वो भी अच्छा माना जाता है। डेप्ट इक्विटी 0.96 है, थोड़ा इंडिकेशन दे रही है, पर 1 से नीचे है तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, पर फिर भी कंसर्न एरिया बनता है। EPS काफ़ी कम है, 2.29 है, यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी कम है, तो 13 से नीचे जो है थोड़ा सा कंसर्न रहता है। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो ठीक ठाक है, यानी कि करीबन 18% के लगभग नेटवर्थ दिख रही है, तो 15 से ऊपर अच्छी मानी जाती है। तो कुल मिला के कंपनी एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नहीं दिख रहे हैं। फंडामेंटली भी कंपनी थोड़ी बहुत जिगजैग कर रही है। कोई पॉइंट बहुत अच्छा है, जैसे ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा है। ROC काफ़ी अच्छा है, पर डेप्थ एक कंसर्न एरिया है। वहीं बात कर लेते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है कंपनी को, वो पूरा फुलफिल करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है कंपनी को, उसके लिए चाहिए। मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए, और फंड इशू जो उसने रेज किया उसके एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए चाहिए। तो मोस्टली ठीक ठाक है। और लेकिन यहाँ कहीं भी कंपनी अपने बोरिंग्स को कम नहीं कर रही है इस इशू के थ्रू, तो ये कंसर्न है। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर जो हैं बिपिन बिहारी दास जी हैं, और मोहपात्रा जी, और चिताली बिपिन
दास मोहन पात्रा जी है। तो ये फैमिली के ही हैं दोनों। एक ही प्री इश्यूएंस की बात करें तो 83% के लगभग इन पे होल्डिंग है, जो कि इस आईपीओ के आने के बाद 60% के लगभग रह जाएगी, 60%। यानी उससे पहले भी इन्होंने थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूट किया है कहीं और भी, और लगभग 23% के लगभग डाइल्यूट हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो 23% डाइल्यूशन और होकर प्रमोटर के पास केवल 60% की होल्डिंग, 60.81% की होल्डिंग ही बची रह जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं कि इसमें रिजर्वेशन चार्ट क्या कह रहा है। तो क्यूआईबी के लिए करीबन 50% का पोर्शन रखा गया है यहाँ कंपनी की तरफ से। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है, और अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी तो 15% का पोर्शन रखा गया है। तो ठीक ठाक पोर्शन है, यानी 50% क्यूआईबी के लिए, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स को फिर से कैरी कर लेते हैं। तो ये आईपीओ जो है दोस्तों आज मतलब इसका पहला दिन है, तो आज 27 दिसंबर से ये चालू हो जाएगा आईपीओ। तो 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच आपको अवेलेबल रहेगा ये आईपीओ। तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। तो मोस्टली आईपीओ 3 ही दिन के लिए रहते हैं, चाहे वो एसएमई हो या मेन बोर्ड आईपीओ। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2024 को आपको अलॉटमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड आपके अकाउंट में इनिशिएट हो जाएंगे, जो कि 2 जनवरी तक आपको दिखने लग जाएंगे। उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे भी चल सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे 2 जनवरी को, और लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी 3 जनवरी को, यानी कि वेडनेसडे के दिन। तो कट ऑफ टाइम जो यूपीआई से मैंडेट लगाने का है वो शाम 5 बजे तक है, 29 दिसंबर 2023 तक। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। वीडियो आपको होप सो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।